है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में। आज मैं लेक्चर दे रही हूँ BECC 131 के लिए। जहां तक ब्लॉक फर्स्ट का सवाल है, वहां पे हमने जो टॉपिक चुना है वो डिमांड है। डिमांड किसे कहते हैं? क्या हर एक जो चाहत होती है, क्या वो तलब कहलाती है? डिमांड जो है, हर इंसान जो है चाहत रखता है। हर इंसान को कोई ना कोई चाहत होती है, लेकिन वो चाहत तब तलब में तब्दील हो जाती है जब उस चाहत को पूरा करने के लिए एक इंसान के पास पैसे हो। जिस तरह से हम खरीदारी करने के लिए जाते हैं, हम मार्केट में जाते हैं बहुत सारी चीजें खरीदने के लिए, क्योंकि हमें वो तलब होती है। तलब उस चाहत को कहते हैं जिसको हम पूरा करते हैं अपने पैसे की ताकत से, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमें चाहत को मुकम्मल करने के लिए हमारे पास खरीदने की ताकत होती है। फर्ज करें एक्स एक चीज है जिसकी कीमत है 500 रुपए। हाँ, ये चीज जो है, ये चीज एक्स जो है, ये तब तक चाहत है जब तक हमारे पास इसको खरीदने के लिए 500 रुपए नहीं होंगे। जब हमारे पास 500 रुपए होंगे इसको खरीदने के लिए, तो ये चाहत जो है ये तलब में तब्दील हो जाएगी। तलब जो है, हम तलब के लिए हमेशा पैसे होने की जरूरत होती है। इसीलिए जब जब हम एक चीज को उसकी प्राइस के साथ रिलेट करते हैं, तभी हमें पता चलता है कि हमारे पास इसको खरीदने के लिए, इस चीज को खरीदने के लिए हमारे पास पैसे है कि नहीं। इसीलिए हम एक चार्ट बनाते हैं। हम एक खरीदार के लिए देखते हैं कि अगर इस एक्स की कीमत पहले 500 रुपए है, फिर 1000 रुपए हो गई, फिर 1500 रुपए हो गई, तो ये कितना खरीद सकता है? क्योंकि 500 से 1000 हो गई इसकी कीमत, 1000 से 1500 हो गई, तो इसका मतलब है इसकी कीमत, इस चीज की कीमत बढ़ती ही जाती है। इसीलिए हम देखते हैं कि ये कितना खरीद सकता है। जब इस चीज की कीमत 500 रुपये थी, तब ये 40 यूनिट्स खरीद सकता है। जब इसके पास 1000 थे, तब ये यहाँ पे 30 यूनिट्स खरीद सकता है। जब इसके पास यहाँ पे 1500 कीमत हो गई, तो हम बता सकते हैं वो फिर 10 यूनिट्स ही ले लेता है। इसीलिए जैसे जैसे कीमत बढ़ जाती है, वैसे वैसे खरीदने की ताकत जो है वो कम हो जाती है। इसी तरह से जैसे कीमत घट जाती है, वैसे खरीदने की जो ताकत होती है वो ज्यादा से ज्यादा हो जाती है। अब हमने ये चार्ट बनाया, इस चार्ट को हम कर्व की मदद से दिखाएंगे। हम दे देंगे एक्स एक्सिस, जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे देंगे। हम एक्स एक्सिस में देखेंगे कि हमने कितने यूनिट्स कंज्यूम किए, और वाई एक्सिस पे हम दिखाएंगे प्राइस कितनी है। पहले है जीरो पे पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। पॉइंट ऑफ ऑरिजिन के ऊपर हम 500 रखेंगे, 500 रुपए। उसके बाद हम रखेंगे 1000, उसके बाद हम रखेंगे 1500। यहाँ से हम दे देंगे 10, यहाँ से 20, यहाँ से 30, यहाँ से 40। 500 पे हम 40 के सीध में एक नुक्ता डालेंगे। इसी तरह से हम 1000 की सीध में 30 पे नुक्ता डालेंगे। इसी तरीके से हम 1500 पे 10 पे हम नुक्ता डालेंगे। इन सारे नुक्तों को हम मिलाएंगे, हमें एक कर्व मिल जाएगी जिसको हम डिमांड कर्व बताएंगे। लेकिन
ये हमने एक ही खरीदार के लिए डिमांड को दिखाया। इसी तरीके से हम बहुत सारे प्राइसेस पे अगर एक चीज की प्राइस बढ़ती जाती है या घटती जाती है, हम इसी तरीके से बहुत सारे जो खरीदार हैं उनकी तलब दिखाएंगे। जिस तरह से हमारे पास हमने दिखाया एक खरीदार के लिए, इसी तरीके से हम दूसरे खरीदारों के लिए भी दिखा सकते हैं। तो हम दिखाएंगे 500, उसके बाद 1000, उसके बाद 1500। तो हम दिखाएंगे खरीदार ए के लिए जो उसकी तलब है वो दिखाएंगे 40, वो दिखाएंगे 30, वो दिखाएंगे 10, क्योंकि जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे वैसे तलब घट जाती है। इसी तरीके से हम भी कंज्यूमर के लिए दिखाएंगे। यहाँ पे 500 पे 50, 1000 पे हम दिखाएंगे 40, इसी तरीके से हम 1500 पे दिखाएंगे 30। इस तरीके से जैसे हमने पहली बार के थ्रू दिखाया, इसी तरह से हम यहाँ पे भी दिखाएंगे एक्स एक्सीस और वाई एक्सीस। यहाँ पे हम दिखाएंगे कितने यूनिट से कंज्यूमर ने खरीदे और वाई एक्सिस पे इसकी प्राइस क्या है। इस तरीके से जैसे हमने पहले नुक्ता दिया कि हमें किस के सीध में क्या आता है, उसी के सीध में हमने नुक्ता डाला। इन नुक्तों को हम कनेक्ट करेंगे, मिलाएंगे, तो हमें को मिल जाएगी जो कहलाएगी मार्केट डिमांड को, जिसमें हमें 1 से 2 खरीदार दिखाए। अब हमें मार्केट जो डिमांड है वो हम प्लस करेंगे किसकी, ए ने कितनी खरीदारी की और बी ने कितनी खरीदारी की, इनको हम ऐड करेंगे। जिस तरह से 40 प्लस 50 हो गए 90। इसी तरीके से हमें दूसरे 2 यूनिट्स को भी जमा करना है, इसी तरीके से तीसरे को भी, तब जाके हम मार्केट डिमांड को दे सकते हैं। इसी तरह से जो उसके बाद हमें टॉपिक है वो है डिमांड फंक्शन, यानी कि क्या तलब जो है क्या वो कीमत पे ही डिपेंडेंट होती है या किसी और पे भी। इसी तरीके से जो तलब है वो सिर्फ प्राइस पे नहीं डिपेंडेंट होती है बल्कि बहुत सारे और फैक्टर्स पे, जिसको अब हम दिखाते हैं बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे डिटरमिनेंट्स, और उसको हम डिमांड के साथ रिलेट करते हैं किस तरह से इन फैक्टर्स की वजह से डिमांड के भी बढ़ती है, किस वजह से इन्हीं फैक्टर्स की वजह से डिमांड के भी घटती है। तो हम लिखेंगे मैथमेटिकली डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ पी एक्स कामा पी आर कामा वाई कामा टी कामा ई एक्स। इस तरीके से हमें एक खरीदार के लिए जो हम डिमांड फंक्शन दिखाते हैं इस तरीके से हम मैथमेटिकली डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला हमने क्या बताया, पी ऑफ एक्स, पी एक्स। पी एक्स क्या होता है, एक्स जो है वो हमने किसी चीज का नाम रखा, पी जो है वो डिनोट करता है प्राइस पे, यानी कि किसी चीज की प्राइस। जैसे जैसे किसी चीज की प्राइस बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी तलब घटती जाती है, जैसे जैसे किसी की कीमत घटती जाती है वैसे उसकी तलब बढ़ती जाती है। इसीलिए इफेक्ट करता है हमारी तलब को, कभी हमारी तलब बढ़ती है कभी घटती है। उसके बाद है पी आर। पी आर होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी कि वो चीजें जो एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, जिनसे किसी की चीज जो कोई चीज जो है वो किसी के प्राइस बढ़ने से किसी और चीज के प्राइस बढ़ने से कम हो जाती है या किसी और के प्राइस से किसी और चीज के प्राइस से ज्यादा हो जाती है। इसीलिए जिस तरह से हमारे पास रिलेटेड गुड्स होते हैं
गुड्स एक दूसरे के साथ रिलेट होते हैं, इनमें कोई रिलेशन होता है। जिस तरह से हमारे पास सब्स्टिट्यूटेबल गुड्स है, हम एक गुड को दूसरे गुड के साथ सब्स्टिट्यूट करते हैं। जिस तरह से हमारे पास शैम्पू है, शैम्पू हमारे पास बहुत किस्म के हैं, जिस तरह से पेंटीन शैम्पू है, जिस तरह से डव है। तो हमें बाल ही धोने हैं, हम कोई भी शैम्पू यूज कर सकते हैं। लेकिन एक कंज्यूमर जो है, एक खरीदार जो है, वो क्या करते हैं, वो प्राइस देखता है, प्राइस किसकी कम है और किसकी ज्यादा है, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूटेबल है, हम उसको एक दूसरे के बदले यूज कर सकते हैं। जिस तरह से हमारे पास आइसक्रीम्स है, जिस तरह से हमारे पास जूसेस है, इनको हम बताते हैं कि जब हमें नाम जो है अलग अलग हो, काम हम ये एक जैसा देते हैं, इनको हम बताते हैं सब्स्टिट्यूटेबल गुड्स। सब्स्टिट्यूटेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं, वो चीजें होती है जिनको हम एक दूसरे के साथ सब्स्टिट्यूट करते हैं। जिस तरह से साबुन है, यानी कि अगर एक खरीदार के पास दो चीजें हैं, एक को हम नाम रखेंगे एक्स, दूसरे को नाम रखेंगे वाई। अगर एक्स की प्राइस ज्यादा है तो वाई की जो कीमत है वो कम है, तो हम बताएंगे कि एक कंज्यूमर जो है, एक खरीदार जो है, वो सेटिस्फाई होता है यहाँ से कम खर्चाने को और वहां से ज्यादा लेने को। इसी तरीके से वो वाई की ज्यादा तलब करेगा, वाई को ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेगा, क्योंकि एक्स की प्राइस ज्यादा है, उसकी डिमांड कम हो जाएगी और उसकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी। ऐसे गुड्स को जो एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, जिनसे एक की डिमांड बढ़ जाती है, दूसरे की डिमांड कम हो जाती है, तो उनको बताते हैं सब्स्टिट्यूटेबल गुड्स। इसी तरह से हमारे पास दूसरा होता है कंप्लीमेंट्री गुड्स, वो गुड्स जिनको हम एक साथ डिमांड करते हैं। एक से ज्यादा गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के बगैर चल नहीं सकते हैं। जिस तरीके से हम अगर पेंसिल लाएंगे, पेंसिल के साथ इरेजर लाना जरूरी है, पेंसिल के साथ शार्पनर लाना जरूरी है। जिस तरह से हमारी गाड़ी है, गाड़ी के लिए पेट्रोल जरूरी है, इसीलिए अगर गाड़ी की कीमत कम हो जाती है, पेट्रोल की डिमांड खुद ब खुद बढ़ जाती है। इसको बताते हैं, ऐसे इफेक्ट को बताते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। उसके बाद हमने लिखा था वाई, वाई होता है आमदनी, वाई होता है किसी इंसान की आमदनी। आमदनी इंसान की जितनी ज्यादा होती है उतनी उसकी तलब बढ़ जाती है, जितनी आमदनी कम हो उसकी तलब जो है वो कम हो जाती है। इसी तरीके से हमारे पास जो वाई है, इसने इफेक्ट किया हमारी डिमांड पे। इसी तरीके से टी होता है टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर का टेस्ट जो है वो चेंज होता जाता है, यानी कि एक टेस्ट, एक कंज्यूमर का टेस्ट किस तरह का होगा, उस पे उसकी तलब जो है वो इफेक्ट करती है। जिस तरह से जैसे हमारे वेदर कंडीशंस है, वो हमारी जो टेस्ट है चेंज करते हैं। जिस तरह से फैशन है, वो हमारी जो टेस्ट है वो चेंज करता है। जिस तरीके से हमारे पास जो एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट का भी इफेक्ट होता है कंज्यूमर पे, जिससे उसकी डिमांड जो है वो चेंज हो जाती है। इसी तरीके से हमारे पास ये फैक्टर्स जो है, तो उनको हम बता सकते हैं कि ये क्या है, ये है टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। क्योंकि जैसे ही वेदर चेंज हो जाता है, जैसे ठंड होगी तो हम ठंडे कपड़ों के लिए डिमांड नहीं करेंगे, हम तलब नहीं रखेंगे ठंडे कपड़ों की, हमारा टेस्ट जो है वो चेंज हो गया, हम गर्म कपड़े ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेंगे। इसीलिए हमारा टेस्ट जो है वो वेदर ने चेंज किया, उसकी वजह से हमारी डिमांड भी चेंज होती जाएगी। उसके बाद है ईएक्स, ईएक्स होता है एक्सपेक्टेशन फॉर द फ्यूचर रेट। हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है, आगे की रेट क्या होने वाली है। अगर आगे की रेट कम होने वाली है तो आगे की डिमांड बढ़ जाएगी, आज की डिमांड कम हो जाएगी। अगर आगे की रेट जो है, जो फ्यूचर रेट है, वो अगर ज्यादा होने वाली है, आज की डिमांड बढ़ जाएगी, कल की डिमांड कम हो जाएगी। इन सबों को जो हमने फैक्टर्स डिस्कस किए, तो ये है एक खरीदार के लिए डिमांड फंक्शन। इसके बाद है मार्केट, मार्केट में हमें दो फैक्टर सेट करने हैं, एम के टी डी एक्स। मार्केट हमें एम के टी कहलाता है और डी एक्स है डी ऑफ एक्स, डिमांड ऑफ एक्स।
तो ये हमें किस पे डिपेंड करता है, इसको भी हम लिखते हैं एफ ऑफ पी एक्स पी आर वाई, उसके बाद एन, उसके बाद वाई डी, उसके बाद टी, उसके बाद ई एक्स, यानी कि जो हमने एक खरीदार के लिए डिमांड फंक्शन बताई वैसे ही मार्केट डिमांड फंक्शन है, लेकिन इसमें दो फैक्टर्स ज्यादा है, एक है एन, दूसरा है वाई डी। एन जो है वो है पॉपुलेशन, जितनी जितनी पॉपुलेशन ज्यादा होगी उतनी डिमांड भी ज्यादा होगी, जितनी पॉपुलेशन जो है कम होगी उतनी भी डिमांड कम होगी। वाईडी, वाईडी होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी कि किन लोगों के पास, अगर हमारे पास जो लोग हैं सारे मुल्क के, उनके पास किस तरह की इनकम है, क्या सबके पास अच्छी खासी इनकम है? अगर सबके पास अच्छी खासी इनकम है तो उसको बताते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो सब लोग जो है अच्छे से डिमांड करेंगे। अगर हमें इनकम कम होती है तो हम बता सकते हैं कि इनकम तो कुछ लोगों के पास ही ज्यादा है, बाकी सारे लोगों के पास कम है, तो इसको बताते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होती है तो हमारी डिमांड जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि कुछ ही लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा है, बहुत सारों के पास पैसा नहीं है। इस तरीके से ये था डिमांड फंक्शन। इसी के साथ है हमें हमने वो डिस्कस किया था लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, इनके तलबी कानून, ये हमें बताता है कि अगर प्राइस जितनी किसी चीज की बढ़ जाएगी उतनी ही उसकी तलब कम हो जाएगी, जितनी ही प्राइस कम हो जाएगी उतनी ही तलब बढ़ जाएगी, यानी कि लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, जितने भी हमने अभी फैक्टर्स बताए वो सारे के सारे फैक्टर्स जो है वो कांस्टेंट रहते हैं। इसके लिए हमें तो हम बताएंगे, हमें जो लॉ ऑफ डिमांड है वो हमें बताता है कि यहाँ पे नेगेटिव रिलेशनशिप है किसके बीच में, कीमत और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। जितनी कीमत बढ़ जाएगी उतनी हमारी तलब जो है वो घट जाएगी, जितनी कीमत घट जाएगी उतनी ही तलब बढ़ जाएगी, लेकिन एक कंडीशन के तहत। एक कंडीशन क्या है कि जो बाकी फैक्टर्स है जैसे पी आर है, जैसे वाई है, जैसे एन है, जैसे वाई डी है, जैसे टी है, जैसे ई एक्स है, वो सारे के सारे कांस्टेंट रहेंगे, उनमें कोई भी चेंज नहीं हो जाएगी, क्योंकि वो भी हमारी डिमांड को चेंज करते रहते हैं। इसीलिए हम बता सकते हैं कि वो सारे फैक्टर्स जो है प्राइस के बगैर वो सारे कांस्टेंट रहेंगे। इसको एक चार्ट की मदद से दिखाएंगे। एक चार्ट में हम लिखेंगे प्राइस ऑफ एक्स, कीमत क्या है एक्स की, हम लिखेंगे 10, हम लिखेंगे 20, हम लिखेंगे 30, हम लिखेंगे 40। इसी तरह से दूसरे कॉलम में हम दे देंगे क्यू एक्स, यानी कि हमने कितनी क्वांटिटी डिमांड की एक्स की, हम लिखेंगे इसको 40, उसके बाद 30, उसके बाद 20, उसके बाद 10, यानी कि हमने दिखाया यहाँ पे कीमत बढ़ती ही जाती है, इसीलिए यहाँ जो हमारे पास तलब है वो घटती जाएगी। अगर हम दूसरे चार्ट में दिखाएंगे कि प्राइस घटती जाती है, इस तरह से हम दिखाएंगे कि तलब बढ़ती जाती है, तो हम इसको कर्व के साथ दिखाएंगे। हम दिखाएंगे एक्स एक्सिस, हम दिखाएंगे वाई एक्सिस, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलती है वहां पे होता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं। यहाँ पे ओ में एक्स एक्सिस पे डिमांड, यहाँ पे 10, उसके बाद 20, उसके बाद 30, उसके बाद 40। इसी तरीके से प्राइस वहां पे पहले 10 होगा, उसके बाद 20 होगा, उसके बाद 30 होगा, उसके बाद 40 होगा। 10 की सीध में 40, 20 की सीध में 30, 30 की सीध में 30, इसी तरह से 40 की सीध में 10। इस तरीके से हम इन पॉइंट्स को जुड़ाएंगे, जोड़ेंगे तो हमें डिमांड को मिल जाता है। लेकिन कभी कभार ये लॉ जो है, ये कानून जो है, हमें कुछ गुड्स में, कुछ चीजों में ये काम नहीं करता है, वहां पे हम बताते हैं कि वहां पे उन चीजों में ये लॉ ऑफ डिमांड जो है वो फेल हो जाता है, वो वहां पे अप्लाई नहीं होता है। उन गुड्स को जहां पे प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है, उन गुड्स को जहां पे प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है उनको बताते हैं गिवन गुड्स। गिवन गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनमें प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है।
पॉजिटिव मतलब जैसे कीमत बढ़ती जाएगी वैसे डिमांड बढ़ती जाएगी, जैसे प्राइस घटती जाएगी वैसे डिमांड बढ़ती जाएगी। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या कहता है, जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी हमारी डिमांड घटती जाएगी। लेकिन गिफ्ट गुड्स में ऐसा नहीं है, हम जैसे प्राइस बढ़ाएंगे और यहाँ से हमें डिमांड जो है वो भी बढ़ती जाएगी, अगर हम घटाएंगे तो डिमांड जो है वो घटती जाएगी। क्योंकि एक कंज्यूमर के पास, एक खरीदार के पास इसको परखने के लिए कोई चीज नहीं होती है, वो हाई प्राइस से ही उन चीजों को परखता है। जिस तरह से जो महंगी महंगी चीजें हैं जैसे डायमंड है, जैसे हमारे पास गोल्ड है, गोल्ड को परखने के लिए एक खरीदार के पास कोई चीज नहीं होती है, इसको एक ही चीज परखने के लिए होती है कि ये महंगा होता है। जितना इसको महंगा दे देंगे, जितनी इसको हाई रेट दे देंगे उतना वो ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेगा, जितनी इसको कम रेट दे देंगे उतना वो उस पर शक करेगा कि इसमें क्वालिटी नहीं है तभी इसने मुझे सस्ता दिया, तो वो डिमांड करेगा। ऐसे गुड्स को बताते हैं गिफ्ट गुड्स। गिफ्ट गुड्स जो है वो ऐसे गुड्स होते हैं जहां पे प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होती है। प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे हमारी डिमांड जो है वो भी बढ़ जाती है, जैसे जैसे प्राइस घटती जाती है वैसे ही डिमांड जो है वो बढ़ती जाती है। इन गुड्स को बताते हैं गिफ्ट गुड्स। तो हम बता सकते हैं गिफ्ट गुड्स में हमें प्राइस इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव होता है। इसी तरह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ये ऐसा तरीका होता है जहां पे हम एक चीज की क्या देखते हैं, उसकी ताकत देखते हैं, ये चीज कितना इसकी तलब चेंज हो जाती है, रेस्पॉन्स कितना दिखाता है चेंज होने की। कुछ गुड्स जो है वो प्राइस के साथ साथ इनकी डिमांड चेंज हो जाती है, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिन जो कोई चेंज नहीं दिखाते हैं। वो गुड्स जो प्राइस के साथ चेंज दिखाते हैं उनको बताते हैं इलास्टिक गुड्स। वो गुड्स जो प्राइस के साथ कोई चेंज नहीं दिखाते हैं उनको बताते हैं इन इलास्टिक गुड्स। जैसे जो हमारे लिए जरूरी चीजें हैं, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, वो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, इनके बगैर हम नहीं रह सकते। जिस तरह से हमारा जो फूड है, हमारा रोजमर्रा का जो फूड है वो तो हमें खाना ही खाना है, क्योंकि हम चल नहीं सकते फिर नहीं सकते जब तक हमारे अंदर जो है एनर्जी ना हो। वो एनर्जी जनरेट हो जाती है विद हेल्प ऑफ फूड। इसीलिए हम जैसे उन चीजों की प्राइस जो है कितनी भी बढ़ जाए लेकिन वो हमें कंज्यूम ही करने हैं, वो होती है नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ कितनी भी महंगी हो तो उनको हमें कंज्यूम करना ही करना है। वो इन इलास्टिसिटी दिखाते हैं, वो रिस्पॉन्स नहीं दिखाते हैं चेंज होने की, उनको बताते हैं इन इलास्टिक गुड्स। वो चीजें जो हमारे लिए कंफर्टेबल लाइफ दे देंगी जिनको बताते हैं लग्जूरियस गुड्स। लग्जूरियस गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनकी प्राइस जैसे ही घट जाती है उनकी डिमांड बढ़ जाती है, जैसे ही उनकी प्राइस बढ़ जाती है उनकी डिमांड घट जाती है, जैसे प्राइस घट जाती है उनकी डिमांड बढ़ जाती है। जिस तरह से एसी है, एसी के बगैर इंसान जिंदा रह सकता है बट अगर होगा तो लग्जरियस लाइफ इंसान जीता है, उसको मौसम का कोई इफेक्ट नहीं होता। जिस तरह से वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन के बगैर भी इंसान जी पाता है, लेकिन जैसे ही वॉशिंग मशीन की प्राइस कम हो जाती है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, जैसे प्राइस हाई होती है कोई उसको डिमांड उतना ज्यादा नहीं करता है। तो यहाँ पे हम बताएंगे जो हमें नेसेसिटीज ऑफ लाइफ होती है उनका नेचर इन इलास्टिक होता है, और जो लग्जरियस गुड्स होते हैं, लग्जरियस गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हमें इलास्टिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि उनकी इलास्टिसिटी ग्रेटर होती है। जैसे उनकी प्राइस बढ़ जाती है उनकी डिमांड कम हो जाती है। जैसे स्मार्टफोन्स है, स्मार्टफोन्स जो है पहले उन जैसे जैसे वो मार्केट में आते हैं उनकी प्राइस बहुत हाई होती है, जैसे जैसे फिर वो आम हो जाते हैं, सप्लाई उनकी बढ़ जाती है, तब जाके उनकी जो डिमांड जो है अगर प्राइस ज्यादा से ज्यादा घट गई तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। इसीलिए उनको हम क्या बताते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहां पे ये वो ऐसा तरीका होता है जहां पे हम देखेंगे कि हमें कितनी डिमांड चीजें जो है वो रेस्पॉन्स कितना दिखाते हैं डिमांड चेंज होने की। तो हमारे पास या तो इलास्टिक होंगे गुड्स या तो इन इलास्टिक होंगे। इसी तरीके से हमारे पास किस तरीके से हम मेजरमेंट करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। हमारे पास जो है पहले हम देखेंगे टाइप्स, टाइप्स कितने हैं।
हमारे पास तीन टाइप्स हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऐसा तरीका है जहां पे हमें देखते हैं कि प्राइस की वजह से, प्राइस चेंज होने की वजह से हमारी डिमांड कितनी बढ़ती है, कितनी घटती है, हमारी डिमांड कितना रिस्पॉन्स दिखाता है चेंज होने की, उसको बताते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्योंकि हमारी चीजों की डिमांड जो है वो जो चेंज हो जाती है वो हमें प्राइस की वजह से ही चेंज हो जाती है, कभी बढ़ती है कभी घटती है। इसी तरीके से हमारे पास जो है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर इनकम की वजह से हमारी डिमांड बढ़ती है, हमारी डिमांड घटती है, क्योंकि हमें रेस्पॉन्स दिखाया इस चीज ने चेंज होने की, उसकी डिमांड चेंज होने की, लेकिन वो प्राइस की वजह से नहीं हुआ बल्कि वो हुआ इनकम की वजह से। प्राइस तो एक जैसी रही थी लेकिन फिर भी हमारी डिमांड जो है वो चेंज हो गई। लेकिन हम बताएंगे प्राइस तो कांस्टेंट है, प्राइस तो पहले भी 100 थी, आप भी 100 है, लेकिन हमारी डिमांड 100 से 200 हो गई। कैसे हो गई? क्योंकि सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं होता है, मे भी हमारी इनकम से चेंज हो गई होगी, हमारी इनकम बढ़ गई, उसकी वजह से हमारी डिमांड भी बढ़ गई। अगर इनकम की वजह से डिमांड चेंज हो जाती है उसको बताते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर हम दिखाते हैं कि हमें दो सब्स्टिट्यूटेबल गुड्स है, जैसे एक की प्राइस बढ़ जाती है, दूसरे की डिमांड जो है वो ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उसका जो एक्स और वाई जो है सब्स्टिट्यूटेबल गुड्स है, एक्स गुड जो है इसकी प्राइस अगर ज्यादा है, वाई गुड जो है इसकी प्राइस अगर कम है, तो वाई गुड को लोग ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेंगे क्योंकि एक्स की कीमत ज्यादा है, क्योंकि ये एक दूसरे पे इफेक्ट करते हैं। इसको बताते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये एक चीज की डिमांड जब बढ़ जाती है, दूसरे की डिमांड इसकी वजह से, इस चीज की अवेलेबिलिटी की वजह से हमें कम हो जाती है, उसको हम बताते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हमारे पास तीन टाइप्स हैं, एक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तीसरा है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके बाद है हम किस तरह से मेजर करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। कभी कभार हमें अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होगी उसको बताते हैं यूनिटरी इलास्टिक। अगर हमें 1 से ज्यादा हुई, वैल्यू निकला 1 से ज्यादा, उसको बताते हैं ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। अगर हमें 1 से ज्यादा वैल्यू, 1 से कम वैल्यू आ गया उसको बताते हैं लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। इसी तरीके से अगर हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 होता है तो उसको बताते हैं इन इलास्टिक। अगर हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है इनफिनिटी तो उसको बताते हैं परफेक्टली इलास्टिक। ये हमें किस तरीके से हम मेजर करते हैं, हमें किस तरीके से पता चलता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 0, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू इन्फिनिटी। हमारे पास तीन तरीके हैं इलास्टिसिटी को मेजर करना। पहला वाला जो है वो है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड या इसका दूसरा नाम है आउटले मेथड। दूसरा जो है वो है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वो है हमारे पास जो एक्सपेंडिचर मेथड या टोटल आउटले मेथड। दूसरा है हमारे पास जियोमेट्रिक मेथड और पॉइंट मेथड। और तीसरा है हमारे पास प्रोपोर्शनेट मेथड और परसेंटेज मेथड। पहले हम देखेंगे एक्सपेंडिचर। ये हमें बताता है कि अगर हमें प्राइस भी चेंज हो गई, डिमांड भी चेंज हो गई, कितना हमारे एक्सपेंडिचर पे असर पड़ गया। एक्सपेंडिचर होता है बराबर इनके, हमारा खर्चा होता है बराबर प्राइस इनटू क्वांटिटी। जिस तरह से हमें चिप्स की पैकेट है, अगर हमारे पास चिप्स के पैकेट है, हमने 2 खरीदे, एक 10 में खरीदा, दूसरा 10 में खरीदा, तो हम बताएंगे कि हमें जब 10 में खरीदा उसके बाद 20 में खरीदा, 10 में जब कीमत 10 थी तब हमने 10 खरीदे, तब हमने 20 खरीदे, जब इसकी कीमत 20 हो गई तब हमने 10 खरीदे, यानी कि 10 पे 20, 20 पे 10। यहाँ पे हम एक्सपेंडिचर जो लिखेंगे वो है प्राइस इनटू क्वांटिटी, वो है प्राइस पर यूनिट और मल्टीप्लाई टोटल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। इस तरह से जिस तरह से हम बताएंगे, अगर हमने चिप्स के 2 पैकेट लिए, अगर एक भी 10 रुपए का है दूसरा भी 10 रुपए का है, और टोटल खर्चा हमें कितना हो गया, वो हमें 20 रुपए हो गए, क्योंकि एक हमने 2 चिप्स के पैकेट लिए, एक की कीमत 10 रुपए है, दूसरे की कीमत 10 रुपए है,
और टोटल खर्चा जो हमारे पास हो गया वो है 20 रुपए, क्योंकि 10 और मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 2 10 20। इस तरह से हमारा जो खर्चा हुआ वो है 20 रुपीज। इसीलिए हमारे पास जो 20 रुपीज है वो हमें खर्चा है। कैसे हमने निकाला? प्राइस इंटू क्वांटिटी। प्राइस इंटू क्वांटिटी जो है वो हमें खर्चा है, वो हमें एक्सपेंडिचर है। इस तरीके से जब हम चार्ट एक बनाएंगे उसमें हम दिखाएंगे एक्सपेंडिचर मेथड से किस तरह से एक्सपेंडिचर पे इफेक्ट हुआ, क्या कितना इफेक्ट हुआ, किस तरीके से हम मेजर करेंगे। हम एक चार्ट बनाएंगे, इसमें हम लिखेंगे सिचुएशन ए, इसमें हम लिखेंगे सिचुएशन बी, इसमें हम लिखेंगे सिचुएशन सी। सिचुएशन ए में हमने लिखा 10, हमने लिखा 20, या हम लिखेंगे 1 रुपी, हम लिखेंगे 2 रुपी। हमने 1 से इनके पहले एक्स की कीमत थी 1 रुपी, उसके बाद थी 2 रुपए। इनके हमारी जो डिमांड है वो पहले 2 यूनिट्स थे, अब वो 1 यूनिट हो गया। 2 1 और 2 एक्सपेंडिचर में 1 2 और 2 हमारे पास एक्सपेंडिचर में कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। वो पहले भी 2 था, अब भी 2 है। एक्सपेंडिचर में कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। जब एक्सपेंडिचर में हमारी प्राइस में भी चेंज हो गया, हमारी डिमांड में भी चेंज हो गई, एज पर द लॉ ऑफ डिमांड, जो हमें कानून बताता है कि इनके तलबी कानून बताता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है वैसे वैसे डिमांड जो है वो घटती है। यहाँ पे है नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। इस तरीके से हमें पता है कि जैसे 1 से 2 हो गया, डिमांड जो है वो 2 से 1 हो गई, क्योंकि हमें नेगेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। एक्सपेंडिचर 1 2 और 2 2 1 और 2। इस तरीके से एक्सपेंडिचर में कोई भी फर्क नहीं हुआ है, वो पहले भी 2 था, अब भी 2 है। जब हमें एक्सपेंडिचर में कोई फर्क नहीं पड़ता है तो इसको बताते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो है बराबर 1 के, वो है यूनिटरी इलास्टिक, क्योंकि उसमें चेंज तो आ गई प्राइस में, उसमें तो क्वांटिटी में भी चेंज आ गई, लेकिन हमारे इलास्टिसिटी हमारी जो एक्सपेंडिचर है वो चेंज नहीं हुए। वो पहले भी 2 था, अब भी 2 है, चेंज होने के बाद भी 2 है। इसीलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो बन जाएगा यूनिटरी इलास्टिक, वो बन जाएगा बराबर 1 के। इसी तरीके से हमारे पास फिर से प्राइस, हम सिचुएशन 2 दिखाएंगे, हम देखेंगे 1 एंड 2, यानी कि पहले प्राइस 1 था, अब हमें प्राइस 2 हो गया। तो यहाँ पे हम पहले 6 दिखाएंगे, फिर दिखाएंगे 4, क्योंकि प्राइस बढ़ती है और डिमांड घट जाती है। 6 1 और 6, 2 4 और 8। यहाँ पे पहले एक्सपेंडिचर कम था, पहले 6 था, अब हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, 6 से 8 बढ़ गए हैं। क्योंकि जब हमें एक्सपेंडिचर दिखाता है कम से ज्यादा, उस वक्त हम बताते हैं कि यहाँ पे ग्रेटर इलास्टिसिटी है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 है। इसी तरह से फिर से दिखाएंगे 1 और 2 सिचुएशन सी में 1 और 2 प्राइस दिखाएंगे, पहले 1 उसके बाद प्राइस दिखाएंगे 2। अब हम दिखाएंगे 8, फिर हम दिखाएंगे पहले हम दिखाएंगे 8, फिर हम दिखाएंगे 4। तो इस तरह से यहाँ पे या 6 दिखाएंगे या 3 दिखाएंगे, तो यहाँ पे 3 2 और 6 8 1 और 8। यहाँ पे हमारे पास एक्सपेंडिचर पहले ज्यादा है, अब हमें कम हो गए। जब हमें ज्यादा से कम हो जाता है एक्सपेंडिचर, तब हम बताते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन 1 है। इसीलिए हमारे पास जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 आ गई। जब हमें बराबर होगा, यानी कि एक्सपेंडिचर्स में कोई चेंज नहीं आ जाएगी, उस वक्त बताते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 1 के बराबर है। ग्रेटर देन 1 कब होती है? तो एक्सपेंडिचर्स पहले कम होते हैं, उसके बाद एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाते हैं। कम से एक्सपेंडिचर का ज्यादा होना, तो उस वक्त बताते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। इसी तरह से हमारे पास एक्सपेंडिचर पहले ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है। जब ज्यादा से कम हो जाता है तो हमारे पास जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन 1 है। इसको हम डायग्राम से भी बना सकते हैं हमने, क्योंकि जब जब हम चार्ट बनाते हैं तब हम उसको डायग्रामेटिकली भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम दे देंगे एक्स एक्सिस, हम दे देंगे वाई एक्सिस। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम दे देंगे, क्योंकि जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम एक्स एक्सिस बताते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम वाई एक्सिस बताते हैं। अब एक्स एक्सिस पे क्या है? वो है एक्सपेंडिचर, और हमारे पास वाई एक्सिस पे क्या है? वो है प्राइस। हम दिखाएंगे पहले एक्सपेंडिचर कम, उसके बाद एक्सपेंडिचर ज्यादा,
उन दो एंड पॉइंट्स को मिलाएंगे। जब हम एंड पॉइंट्स को मिलाएंगे, हमारी दूर से पता चल जाएगा कि पहले एक्सपेंडिचर कम था फिर ज्यादा हो गया। जब भी एक्सपेंडिचर कम से ज्यादा हो जाते हैं उस वक्त बताते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन वन। इसी तरह से फिर हम ओवर प्राइस डिक्रीज करेंगे, फिर हम दिखाएंगे एक्सपेंडिचर जो है उसकी लाइन उसी सील में दिखाएंगे जिसमें पहले थी, उस यानी कि जो उसका एंड पॉइंट है, जो दूसरी लाइन का एंड पॉइंट है जहाँ पे हम प्राइस डिक्रीज दिखाते हैं, एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हो जाएगी एक्सपेंडिचर्स में। वो पहले भी 20 यूनिट्स था, अब भी 20 यूनिट्स है। तो यहाँ पे हम बताएंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो है बराबर 1 के, उसको बताते हैं यूनिट इलास्टिक। उसके बाद हम एक्सपेंडिचर हम लाइन खींचेंगे, जहाँ पे एक्सपेंडिचर हम ज्यादा रखेंगे, ज्यादा एक्सपेंडिचर रखने के लिए हम लाइन जो है वो थोड़ी सी लंबी बनाएंगे। उसके बाद कम लाइन बनानी है, छोटी लाइन बनानी है, लेकिन उनके एंड पॉइंट्स को मिलाना है। हमें बन जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि हम ज्यादा से कम, जब भी एक्सपेंडिचर ज्यादा से कम होता है तो हम उसको बताते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन 1 है। तो हमारे पास यूनिटरी इलास्टिक, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक एंड लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, ये था हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। इसी तरह से हमारे पास प्रोपोर्शनेट मेथड है। प्रोपोर्शनेट मेथड जो है, या इसका दूसरा नाम बताते हैं परसेंटेज मेथड, उसको हम मैथमेटिकली डिराइव करते हैं। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे नेगेटिव साइन। तो अब हम इसकी फार्मूला बताएंगे। यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड या प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, यहाँ पे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिखाएंगे नेगेटिव ऑफ Q1 minus Q divide by Q divide by P1 minus P divide by P multiply 100 multiply 100, 100 और 100 कैंसिल करेंगे, ये बन जाएगा डेल्टा Q डिवाइड बाई Q डिवाइड बाई डेल्टा P डिवाइड बाई P। जब भी डिवाइड बाई होता है, कंटिन्यूअसली डिवाइड होता है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में जाता है और नीचे वाले जो रैशनल नंबर होता है वो हमें रिवर्स हो जाता है, इनकी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। ये बन जाएगा डेल्टा Q डिवाइड बाय Q मल्टीप्लाई P बाय डेल्टा P। अब हम एक साइड से लाएंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा Q बाय डेल्टा P मल्टीप्लाई P बाय Q। तो ये हमारी फाइनल फार्मूला होगी। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं और हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कैलकुलेट करनी होती है। जैसे कि हमें क्वेश्चन आ जाएगा कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफ देयर इज अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फ्रॉम 10 to 2 where from 10 to 20 where there is a change in price from ₹20 to ₹10। यहाँ पे हम एक जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन होता है तो हम शेड्यूल बनाते हैं। शेड्यूल में एक साइड से प्राइस रखते हैं और एक साइड से रखते हैं डिमांड। प्राइस हम रखेंगे 10 फिर 20, क्वांटिटी डिमांडेड क्यू जो है एक्स क्यू एक्स इक्वल टू 20 और 10, पहले 10 और 20 प्राइस, फिर क्वांटिटी डिमांडेड 20 और 10, यानी कि 10 पे 20 है, 20 पे 10 है। तो जब हम ये सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा, जो हमें ये 20 और 10 था प्राइस, या 10 to 20 था, ये जो 10 है ये है Q और ये जो 20 है ये है Q1, यानी कि इनिशियल प्राइस एंड फाइनल प्राइस। पर इनिशियल प्राइस को Q से डिनोट करेंगे और फाइनल प्राइस को हम इनिशियल प्राइस को P से डिनोट करेंगे और फाइनल प्राइस को P1 से। इसी तरह क्वांटिटी डिमांडेड हमने देखा 20, पहले 20 यूनिट्स उसके बाद 10 यूनिट्स, वहां पे हम Q एंड Q1 लिखेंगे। ये जो Q1 है ये नई क्वांटिटी डिमांडेड है P1 पे, यानी कि नए प्राइस पे। इस तरह से हमें फार्मूला जो अप्लाई करनी है वो बन जाएगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा Q डिवाइड बाय डेल्टा P मल्टीप्लाई P बाय Q। इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन जो है, लेकिन याद रखिए जो हमें डेल्टा Q है, जो हमें डेल्टा P है, उसको हम रफली पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें पता है ये क्या होता है Q1
माइनस क्यू, ये जो डेल्टा पी होता है ये होता है P1 माइनस पी। पहले हम इनिशियल स्टेज पे इसको सॉल्व करेंगे तो उसके बाद हमें डेल्टा क्यू मिल जाएगा, डेल्टा पी मिल जाएगा, पी ऑलरेडी है। यानी कि पहले पहले हमें क्या करना है, हमें एक शेड्यूल बनाना है। फिर हम पहले प्राइस रखेंगे, पहले 10 रखेंगे, फिर 20 रखेंगे, फिर क्वांटिटी डिमांडेड पहले 20 रखेंगे, फिर 10 रखेंगे। यहाँ पे 10 से 20, 20 से 10, इस तरीके से हमें इजी हो जाएगा कि डेल्टा क्यू क्या है, डेल्टा पी क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू क्या है और क्यू की वैल्यू क्या है। यहाँ पे हमें डेल्टा क्यू की वैल्यू जो है वो निकालेंगे, वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, डेल्टा पी की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि वो Q1 माइनस क्यू है डेल्टा क्यू, और P1 माइनस पी है डेल्टा पी की वैल्यू। इस तरीके से हमें डेल्टा क्यू डेल्टा पी की वैल्यू मिल जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे P की वैल्यू और डिवाइड बाय Q की वैल्यू। इस तरीके से हमें सॉल्व हो जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय प्रोपोर्शनेट मेथड। इसके बाद हमारे पास जियोमेट्रिक मेथड है, या जिसको बताते हैं पॉइंट मेथड। जियोमेट्रिक मेथड क्या होता है, जब हम ग्राफिकली कोई भी कंसेप्ट दिखाते हैं, ग्राफिकली जो भी कंसेप्ट दिखाना हो, जो भी एक्सप्लेन करना है, जो भी कैलकुलेट करना है ग्राफिकली से, उसको हम बताते हैं ग्राफिक मेथड और जियोमेट्रिक मेथड। जियोमेट्रिक मेथड ऐसा मेथड होता है जहाँ पे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ जहाँ पे हम जियोमेट्रिक मेथड से हम ग्राफिकली दिखा सकते हैं। तो हम ग्राफिकली दिखाते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय जियोमेट्रिक मेथड हम एक फिगर बनाएंगे, यहाँ पे हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिखाएंगे, एक्स एक्सिस पे डिमांड दिखाएंगे, वाई एक्सिस पे प्राइस दिखाएंगे। जब हम एक्स एक्सिस पे डिमांड दिखाएंगे, वाई एक्सिस पे प्राइस दिखाएंगे, तो हमें एक्सेप्शनल डिमांड कर्व बनाना है। एक्सेप्शनल इसलिए क्योंकि डिमांड कर्व ऐसे एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करता है, वाई एक्सिस को कभी भी टच नहीं करता है। जैसे ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच करेगा ये बन जाएगा एक्सेप्शनल डिमांड कर्व, क्योंकि हमेशा अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ये टच करवाते हैं, इसका मतलब है जीरो प्राइस पे बहुत ज्यादा डिमांड, या बहुत ज्यादा डिमांड पे बहुत इनके जीरो प्राइस पे बहुत ज्यादा डिमांड, या जीरो डिमांड पे बहुत ज्यादा प्राइस। ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता है रियल लाइफ में, इसीलिए रियल लाइफ में जो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे हम इसीलिए लेते हैं कि यहाँ पे कभी भी जीरो प्राइस नहीं होता है, तो बहुत सारी डिमांड होगी, या जीरो डिमांड होगा तो बहुत सारा प्राइस होगा, हम कीमत पे करेंगे, हम कीमत दे देते हैं, कोई भी डिमांड नहीं करते हैं। इसीलिए हमेशा ये ऐसा नहीं हो सकता है इसलिए। लेकिन जियोमेट्रिक मेथड में हम एक्सेप्शनल डिमांड को देते हैं जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच करते हैं, क्योंकि हमें इस वक्त फार्मूला के लिए अप्लाई करना होता है। तो हम क्या देते हैं, हम देते हैं मिड पॉइंट इस डिमांड कर्व को, इसको हम मेजर करते हैं डिमांड कर्व में मिड पॉइंट देते हैं। जैसे हम मिड पॉइंट देते हैं उसको हम एम से डिनोट करते हैं, क्योंकि हमारी फार्मूला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कि हमें लोअर पोर्शन ऑफ द डिमांड कर्व डिवाइड बाय अपर पोर्शन ऑफ द डिमांड कर्व। तो यहाँ पे लोअर पोर्शन एंड अपर पोर्शन इट इज द लेंथ ऑफ द, जो लेंथ है वो डिमांड कर्व, यानी कि वो कितनी लंबी है डिमांड कर्व। फॉर एग्जांपल हमने 6 सेंटीमीटर, इसलिए डिमांड कर्व की जो लेंथ है वो है 6 सेंटीमीटर, और हमने मिड पॉइंट दिया जिसको हमने एम से डिनोट किया। जैसे हम एम से डिनोट करते हैं, जितना एम से नीचे तक की डिस्टेंस है वही एम से ऊपर तक की डिस्टेंस है, तो हम लिखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट एम। तो एम पे इलास्टिसिटी हमें डिफरेंट पॉइंट्स पे, हमें अलग अलग पॉइंट्स पे मेजर करनी है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करेंगे पॉइंट एम पे। यहाँ पे हमें फार्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड को, लोअर वाला, यानी कि हम फॉर एग्जांपल हमने डिमांड कर्व को पी क्यों रखा था, इनके पहला जो पॉइंट है जो वाई एक्सिस पे टच हो रहा था इसको पी से डिनोट करेंगे, जो नीचे वाला था एक्स एक्सिस पे जो टच कर रहा था उसको क्यू से डिनोट करेंगे। अब एम से क्यू तक कितनी डिस्टेंस है वो कहलाएगी एम क्यू, जो एम से ऊपर डिस्टेंस है वो कहलाएगा एम पी। तो हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड को डिवाइड बाय अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड को। यहाँ पे अगर ये 6 सेंटीमीटर है क्योंकि मिड पॉइंट है, नीचे की तरफ 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऊपर की तरफ 3 सेंटीमीटर हो जाएगा,
क्योंकि लोअर सेगमेंट एम से कितना होगा 3 सेंटीमीटर डिवाइड बाय जो अपर सेगमेंट होगा वो भी 3 सेंटीमीटर होगा। 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, वो बन जाएगा 1 के। तो हम बता सकते हैं जो एम पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो बराबर है 1 के, जिसको हम बताएंगे यूनिटरी पॉइंट रखेंगे। जो एम से ऊपर हम पॉइंट रखेंगे उसको हम एल रखेंगे। अब हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एल पॉइंट पे लेना है। एल से क्यू तक जो है कितनी डिस्टेंस होगी, लगभग 5 सेंटीमीटर होगी, और क्यू से पी तक कितनी डिस्टेंस होगी 1 सेंटीमीटर होगी। तो ये बन जाएगा 5 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर। 5 बाय 1 क्या होता है, वो होता है 5 सेंटीमीटर। तो 5 तो 1 से बड़ा होता है, तो हम बता सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ हम बताएंगे पॉइंट एल पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक है। इसी तरीके से जो एम से नीचे उसको हम पॉइंट आर रखते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट आर। पॉइंट आर पे हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करनी है। आर से नीचे कितना होगा, यानी आर से क्यू तक कितना होगा, वो होगा 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। अब हमें देखना है आर से ऊपर तक कितना होगा, वो तो होगा 5 सेंटीमीटर। 5 यानी कि 1/5, 1/5 किसके बराबर होता है, वो होता है 0.2। तो इस पॉइंट पे हमें लास्ट डिमांड जो है वो 0 पॉइंट कुछ होगा, 0.2 होगा, तो ये लेस देन यूनिटरी इलास्टिक है। इस तरह से जो हमने डिमांड करो के एंड पॉइंट्स पे दिया था, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, इलास्टिसिटी या डिमांड एट पॉइंट क्यू, क्यू के बाद यानी कि क्यू से नीचे जो लोअर सेगमेंट है वो कितना है, वो तो 0 होगा, और क्यू से पी तक बराबर 6 सेंटीमीटर होगा। 0/6 क्या होता है, जब भी हमें न्यूमरेटर में 0 होगा वो तो 0 ही बन जाएगा। तो 0/6 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो क्यू पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। तो हम बता सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो पॉइंट क्यू पे 0 के बराबर है। तो यहाँ पे हमें और एक पॉइंट रहा है, वो है पी। पॉइंट पी पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट पी। पी से क्यू तक कितना डिस्टेंस है, वो होगा 6 सेंटीमीटर। और पी से ऊपर कितना है, कुछ भी नहीं है, कोई भी सेगमेंट नहीं है, तो उसको हम 0 रखेंगे। जब भी ये बन जाएगा 6/0, 6 बनेगा न्यूमरेटर और 0 बनेगा डिनोमिनेटर। इस तरह से ये बन जाएगा 6/0। जब भी डिनोमिनेटर में 0 होता है वो टर्म डिफाइन नहीं होती है, वो इन्फिनिटी की जो टर्म डिफाइन नहीं होती है, जो अनडिफाइनेड रहती है, जो इनडिटरमिनेट रहती है, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, जिसका हम वैल्यू नहीं दे सकते हैं, तो हम बता सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो है इन्फिनिटी के बराबर। तो यहाँ पे हमारे पास 5 पॉइंट्स आ गए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू इन्फिनिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 0। हमारे पास 5 डिग्रीज है। जब भी हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी के बराबर होता है तो उसको बताते हैं परफेक्टली इलास्टिक। जब हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो उसको बताते हैं ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। जब हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होती है उसको बताते हैं लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। तो जब हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 0 के बराबर होती है उसको बताते हैं परफेक्ट इलास्टिक। जब हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इन्फिनिटी के बराबर होती है उसको बताते हैं परफेक्टली इलास्टिक। तो ये जो हमारे पास 5 डिग्रीज आ गई, पहला है परफेक्टली इलास्टिक, उसके बाद यूनिटरी इलास्टिक, उसके बाद ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, उसके बाद लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, उसके बाद परफेक्टली इन इलास्टिक। ये हमारे पास 5 डिग्रीज है। परफेक्टली इलास्टिक तब होता है जब हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी के बराबर होगा, यानी कि ईडी होगा इन्फिनिटी के बराबर। ग्रेटर देन यूनिटरी की इलास्टिक के बराबर तब होता है जब हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगा। लेस देन यूनिटरी इलास्टिक जो है वो तब होता है जहां पे हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होता है। इसी तरह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 के बराबर होता है जब हमें परफेक्टली इलास्टिक होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है इन्फिनिटी के बराबर, जिसको हम बताते हैं परफेक्टली इलास्टिक। ये है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
उसके बाद है फैक्टर्स इफेक्टिंग इलास्टिसिटी। अब डिमांड, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो हमारे गुड्स को बनाते हैं, हमारी चीजों को बनाते हैं इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। पहला जो पॉइंट है वो है नेचर ऑफ द कमोडिटी। जो नेचर ऑफ द कमोडिटी है वही उसको इलास्टिक एंड इनइलास्टिक बनाते हैं। जिस तरह से आप बताते हैं नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, वो चीज जो हमारे लिए जरूरी होते हैं वो इनइलास्टिक होते हैं, और जो हमें लग्जूरियस लाइफ देते हैं, जो हमें लग्जूरियस गुड्स होती है, तो वो होते हैं इलास्टिक इन कैरेक्टर। इस तरह से डिपेंड करता है गुड के नेचर पे। इसी तरह से हमारे पास है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। जितने सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं उतना गुड जो है वो इलास्टिक बन जाता है, क्योंकि इसके सब्स्टिट्यूट में बहुत सारे गुड्स होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम बता सकते हैं कि यहाँ पे जितने सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होंगे उतना गुड इलास्टिक होगा, जितने कम सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होंगे उतना गुड इलास्टिक होगा। उसके बाद है हैबिट ऑफ द कंज्यूमर, यानी कि इंसान किसी चीज का आदी हो, वो उस आदत को नहीं छोड़ सकता है। जैसे एक स्मोकर है, वो स्मोकिंग नहीं छोड़ सकता है। अब अगर सिगरेट की कीमत कितनी भी बढ़ जाए, उसकी डिमांड पे कोई भी असर नहीं हो रहा है, क्योंकि डिमांड पहले से ज्यादा है, क्योंकि लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहे हैं, किसी चीज की आदी हो रहे हैं। इसीलिए हम बताते हैं कि यहाँ पे हैबिट ऑफ द कंज्यूमर है, वो एक चीज को इलास्टिक एंड इनइलास्टिक बनाता है। अगर हम किसी चीज के आदी है, वो चीज हमारे लिए बन जाती है इनइलास्टिक, क्योंकि हम उस आदत को नहीं छोड़ सकते हैं। जिस तरह से एक शराबी होता है, वो शराब पीता है, कितने भी शराब की प्राइस हाई हो वो तो लेता ही लेता है, वो उसके लिए इनइलास्टिक बन जाता है, क्योंकि जितनी भी प्राइस बढ़ जाए, कितनी भी प्राइस बढ़ जाए, लेकिन डिमांड तो वो करेगा ही करेगा। इस तरीके से वो बन जाता है इन इलास्टिक इन कैरेक्टर। इसी तरह से हमारे पास है प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड। जितनी हम ज्यादा इनकम ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करते हैं वो चीज इलास्टिक होती है। जितनी हम प्रपोर्शन ऑफ कम इनकम, डिमांड जो है घट जाती है, डिमांड जो है कोई चीज जो है वो इलास्टिक एंड इनइलास्टिक बन जाती है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे हमारी डिमांड इलास्टिक बन जाती है और इलास्टिक बन जाती है, चेंज हो जाती है, कभी चेंज नहीं होती है। जिस तरह से हमने बताया था नेचर ऑफ द कमोडिटी, पहला वाला फैक्टर, और दूसरा वाला फैक्टर जो है वो हमें अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। उसके बाद है हैबिट ऑफ द कंज्यूमर। ये जो हमें जो कंज्यूमर होता है, अगर वो किसी चीज का आदी होता है, जैसे वो किसी चीज का आदी होता है, उस चीज की प्राइस कितनी भी हाई हो जाए, उसकी डिमांड में कोई भी बदलाव नहीं आ जाएगा, डिमांड उसकी वैसी की वैसी रहेगी। जब इसमें कोई बदलाव नहीं आ गया तो हम बता सकते हैं कि जो एक इंसान आदी होता है किसी चीज की, उसको आदत डल जाती है, तो वो चीज उसके लिए इन इलास्टिक बन जाती है। इसी तरीके से हम बता सकते हैं प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जितनी प्राइस ज्यादा होती है उतनी ही डिमांड कम होती है, जितनी प्राइस कम होती है उतनी ही डिमांड ज्यादा होती है। इसी तरीके से हमारे पास इनकम है। इनकम जितनी ज्यादा है, आमदनी किसी के पास जितनी ज्यादा है उतना ही वो डिमांड ज्यादा करता है। जितनी ही आमदनी कम है उतनी वो कम डिमांड करता है। ये थे फैक्टर्स। अब हम देखते हैं सप्लाई। सप्लाई, हम जो बेचने वाला होता है तो वो कितना विलिंग है उस चीज को सप्लाई करने के लिए एट द एग्जिस्टिंग प्राइस। जो हमें मार्केट में प्राइस चल रही है, क्या उस पे वो राजी है, क्या वो उस पे वो सेल करेगा, सोल्ड आउट करेगा कि नहीं करेगा। अगर वो राजी है तो वो ज्यादा से ज्यादा करेगा, अगर वो राजी नहीं है या तो वो डंप रखेगा, नहीं सेल करेगा, या तो वो कम सेल करेगा। क्योंकि हमेशा एक सेलर जो है वो प्रॉफिट के लिए जो प्रोडक्शन करता है, इसीलिए जैसे जैसे प्राइस बढ़ जाएगी, एक सेलर जो है, एक बेचने वाला जो है, वो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करने की कोशिश करता है ताकि उससे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। तो इसीलिए हम बताते हैं कि सप्लाई किसको बताते हैं। सप्लाई होती है कि एक सेलर जो है वो कितना राजी है सेल करने के लिए एट द करंट प्राइस। जो प्राइस चल रहा है, हाल ही में जो प्राइस चल रही है, जब उसको
सप्लाई करनी है वो कितना राजी है, उसको हम बताते हैं सप्लाई। इसके लिए भी हम एक चार्ट बनाते हैं। चार्ट में एक साइड से प्राइस रखते हैं, एक साइड से सप्लाई रखते हैं। प्राइस ऑफ एक्स पी एक्स रखते हैं, एस एक्स रखते हैं, सप्लाई ऑफ एक्स। जिस तरह से हम फर्ज करते हैं 10 से 20 प्राइस हो गई, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो यहाँ पे हम सप्लाई दिखाएंगे 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। यानी कि जैसे जैसे हमने प्राइस बढ़ाई वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ गई, जैसे जैसे प्राइस घट गई वैसे वैसे हमने सप्लाई भी घटाई। तो हम बता सकते हैं कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है किसके दरमियान, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के दरमियान। जितनी जितनी प्राइस बढ़ती है उतनी उतनी सप्लाई भी बढ़ जाती है, जितनी जितनी प्राइस घटती है उतनी भी सप्लाई घट जाती है। उसको हम एक कर्व की मदद से दिखाएंगे, क्योंकि जब जब हम चार्ट बनाते हैं उस चार्ट को एक्सप्रेस करना होता है एक कर्व की सूरत में। यहाँ पे हम एक्स एक्सिस दे देंगे, यहाँ पे हम वाई एक्सिस दे देंगे। एक्स एक्सिस पे सप्लाई दे देंगे, वाई एक्सिस पे प्राइस दे देंगे। यहाँ पे हम पॉइंट ऑफ ओरिजिन रखेंगे, जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिल जाता है उसको पॉइंट ओ रखेंगे। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाइड रखेंगे और वाई एक्सिस पे हम प्राइस रखेंगे। यहाँ से हम दे देंगे 10, 20, 30, 40। यहाँ से भी प्राइस दे देंगे 10, फिर दे देंगे 15, फिर दे देंगे 20, फिर दे देंगे 25। अब हम अपने अपने सीट में अपना अपना नंबर नुक्ते के साथ एक डॉट की मदद से दिखाएंगे, फिर उन डॉट्स को हम मिलाएंगे, हमें एक रो बन जाती है जो अपवर्ड स्लोपिंग होती है। इसका मतलब है क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई में, इसीलिए ये अपवर्ड जाती है। जैसे डिमांड में हमने देखा वो तो डाउनवर्ड्स जाती थी। तो इसी तरीके से हम दिखाएंगे यहाँ पे सप्लाई को हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि हमारे इन दोनों में, इन दो फैक्टर्स में, इनकी प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है। इस तरह से हम दिखाएंगे आप फैक्टर्स इफेक्टिंग सप्लाई, ये हम मैथमेटिकली दिखाएंगे। हम लिखेंगे एस एक्स, एस फॉर सप्लाई। एक्स जो है वो कोई कमोडिटी है, वो है एफ ऑफ फंक्शन ऑफ, यहाँ पे हम रखेंगे पी एक्स, उसके बाद पी आर, उसके बाद हम रखेंगे एन एफ, उसके बाद रखेंगे जी, उसके बाद रखेंगे जी पी, उसके बाद रखेंगे टी, उसके बाद रखेंगे ई एक्स। पहले हम डिस्कस करेंगे पी एक्स, पी फॉर प्राइस। एक्स जो है वो किसी चीज का हमने नाम रखा, पी एक्स जो है वो प्राइस ऑफ एक्स है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ जाएगी वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ जाएगी, जैसे जैसे प्राइस घट जाएगी वैसे वैसे सप्लाई भी घट जाएगी। इसका मतलब है हमें प्राइस इफेक्ट करता है हमारी सप्लाई पे, ये बढ़ने से बढ़ जाती है, घटने से घट जाती है, तो इसलिए ये फंक्शन ऑफ सप्लाई है। उसके बाद पी आर होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स जो है वो सब्स्टिट्यूटेबल गुड्स होती है। अगर एक सप्लायर के पास, एक सेलर के पास दो गुड्स होते हैं, गुड एक्स होता है, गुड वाई होता है, अगर एक्स की कीमत ज्यादा है, वाई की कीमत कम है, एक सेलर जो है वो चाहेगा उसी गुड को ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करना जिसकी कीमत ज्यादा है, क्योंकि वो उसमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता है। वो उस गुड को सप्लाई नहीं करना चाहेगा जिसकी कीमत कम है, तो जिसकी कीमत कम है उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, जिसकी कीमत ज्यादा है उसकी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद है एन एफ। एन एफ होता है एन, एन जो है नंबर, एफ जो है फर्म्स, यानी कि हमारी फर्म्स कितनी है, जितनी फर्म्स ज्यादा है उतनी सप्लाई भी ज्यादा है, जितनी फर्म्स कम है उतनी सप्लाई भी